So guys, our next topic is force on a moving charge in a uniform electric field. कि अगर एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स वर्क करता है कितना, और उस फोर्स की वजह से उसके पाथ पर जो है क्या चेंज आता है, किस तरीके से पाथ जो है, किस पाथ पर वो चार्ज चलता है, क्या उसकी ट्रैजेक्टरी होती है, उस चीज़ को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो एक चीज़ जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि अगर एक चार्ज पार्टिकल क्यू, सपोज चार्ज है उसका, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एंटर करता है, सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और इसमें एक चार्ज क्यू एंटर करता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करती है उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, एफ इक्वल क्यू इंटू ई। ठीक है, तो इसी फार्मूले को अप्लाई करके हम यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने एज्यूम की हुई है वाई डायरेक्शन में, ये एक सपोज पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर होगी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और एक चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन से मूव करता हुआ आता है, एक्स डायरेक्शन से मूव कर रहा था वो किस इनिशियल वेलोसिटी से, वी से, और वी वेलोसिटी से वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया तो आपको पता है कि इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज इधर आया, इस पर फोर्स अप्लाई होगा, कितना फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कितना होता है आपका फॉर्मूला, एफ इक्वल क्यू इंटू ई। ठीक है, अब बात आती है किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। सपोज क्यू इज ए पॉजिटिव चार्ज, तो अगर क्यू पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, अपने ही डायरेक्शन में। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर हमने मानी हुई है, वाई डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स भी कितना अप्लाई होगा, किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, वाई डायरेक्शन में ही, और कितना अप्लाई होगा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। तो इस चार्ज पार्टिकल पर वाई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, कितना, एफ इक्वल क्यू इंटू ई। ठीक है, तो जब फोर्स अप्लाई हुआ तो आपको पता है कि पार्टिकल पर जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो फिर उस पर एक्सेलरेशन भी आएगा। सो एक्सेलरेशन, अब फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, वाई डायरेक्शन में। सो एक्सेलरेशन ऑन चार्ज कितना होगा आपको पता है, एफ इक्वल एम इंटू ए, इक्वल एफ अपॉन एम, इक्वल एफ अपॉन एम, और एफ कितना है आपका, क्यू इंटू ई अपॉन एम। और ये आपका जो एक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन, ये भी किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इन वाई, भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में जो है आपका एक्सेलरेशन भी वर्क करेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज इंटर करता है। जब क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या होगा, आपका उस चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें वाई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, और जब वाई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो वाई डायरेक्शन में ही जो है आपका उस पर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा आपको पता है, एफ इक्वल एम इंटू ए, सो ए इक्वल एफ अपॉन एम, एफ की वैल्यू कितना है, क्यू इंटू ई अपॉन एम, वाई डायरेक्शन में इतना फोर्स अप्लाई होगा। अब हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग किस टाइप का मोशन ये करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स और वाई डायरेक्शन में, उस चीज़ को हम फाइंड करते हैं। सो अब हम देखते हैं इस चार्ज पार्टिकल का पाथ अलग अलग एक्स और वाई डायरेक्शन में, इस चार्ज पार्टिकल का मोशन एक्स डायरेक्शन में कैसा होगा और वाई डायरेक्शन में कैसा होगा, दोनों चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझें इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, क्या इसका मोशन होगा, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू। अच्छा, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, नहीं, एक्सेलरेशन कहाँ वर्क कर रहा है, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स कहाँ है, वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा,
0। तो अगर हम x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज मान लें x है, देन x विल बी इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन कितनी होगी, x इक्वल u कितना है यहाँ पर x डायरेक्शन में, v हमने एज्यूम कर रखा है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, a यहाँ पर कितना है 0, ये टर्म खत्म हो गया आपका। सो x इक्वल vt, या आपका हो t इक्वल x अपॉन v अपॉन में आ जाएगा, t इक्वल x अपॉन v। इक्वेशन सेकेंड मान लो आप इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब y डायरेक्शन में इसके मोशन को अगर हम देखें, y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में क्या होगा आपका, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सपोज y है अगर, तो y डायरेक्शन में क्या होगा आपका, y इक्वल, अच्छा क्या y डायरेक्शन में इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ थी, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। सो ut यानी 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू AT स्क्वायर, पता है ना आपको, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ने x y मान लिया यहाँ पर, तो y इक्वल ut, अब u कितना है यहाँ पर, इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी जो आपका है y डायरेक्शन में वो 0 है, क्योंकि इनिशियल जो आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था x में, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। सो ut यानी 0 इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, y इक्वल ये टर्म 0 हो गया, हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर देखो y इक्वल हाफ, a कितना था, एक्सेलरेशन आपने यहां पर अभी देखा हुआ था, निकाला हुआ था टर्म QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड से हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, y इक्वल हाफ QEM एंड t की वैल्यू क्या हो गई आपका, x अपॉन v होल स्क्वायर, तो y इक्वल हाफ QEM x स्क्वायर बाई v स्क्वायर। अब आप ये पूरे टर्म जो है आपका ये, इसको अगर आप सपोज मान लो c है, then y will be equal cx square, and y equal cx square, mathematically this is the equation of a parabola। ये जो है आपका एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है, अगर एक पैराबोला है तो इस टाइप से आपका y इक्वल cx स्क्वायर इक्वेशन वो शो करता है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल का पाथ था वो कैसा होगा, पाथ विल बी पैराबोलिक। पाथ विल बी पैराबोलिक। ठीक है, और उस पाथ का अगर आपको इक्वेशन बताना हो तो इक्वेशन आपका ये y इक्वल हाफ QE बाई एम एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर समराइज करो इसको, तो हम समझ रहे थे आपका कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज इंटर करता है तो उसका पाथ किस टाइप से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज इंटर कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मान रखी थी वाई डायरेक्शन में चार्ज इंटर कर रहा था एक्स डायरेक्शन से। जब एक्स डायरेक्शन से इंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करती है, ऊपर की तरफ फोर्स होता है उसमें, और उस फोर्स की वजह से उसमें ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आ जाता है। तो उसका अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर हम अलग अलग मोशन देखें तो एक्स डायरेक्शन में जो है आपका एक्सेलरेशन 0 है, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v है, सो एक्स इक्वल वी टी प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर इन एक्स इक्वल वी इंटू टी, तो टी इक्वल हो गया आपका एक्स अपॉन वी। और वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितना है a, और a की वैल्यू जो हमने पीछे फाइंड की थी कितनी थी, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल हाफ क्यू ई बाई एम, और टी की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से जब आप पुट करते हो तो एक्स अपॉन वी होल स्क्वायर। सो आप हाफ क्यू बाई एम एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, अगर इस पूरे टर्म को आप सी मान लो सपोज, तो वाई इक्वल सी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। सो वी कैन से द पाथ ऑफ द चार्ज विल बी अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझो ये बिल्कुल उसी तरीके का मोशन होता है जैसा एक पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड में करता है।
ठीक है। जैसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड में भी अगर एक पार्टिकल को छोड़ देते हो तो कैसा जाता है वो, उसका पाथ जो होता है पैराबोलिक होता है, उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड सपोज कहाँ है आपका, ग्रेविटेशनल फील्ड है आपका, ग्रेविटेशनल फील्ड आपका सपोज इधर है भाई, ग्रेविटी कहाँ वर्क करती है, इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में। तो आपने जब ऐसे छोड़ते हो, आप पार्टिकल को जब ऐसे छोड़ते हो तो आपको पता है ऐसे जाता है, और ये पाथ क्या होता है आपका, पैराबोला। सेम वे में ये पाथ भी क्या होता है, पैराबोला। हाँ, जैसे आप वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में पार्टिकल को छोड़ रहे हो तो फिर आपको पता है वो सीधे जाता है। सेम इसमें भी होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप पार्टिकल को मूव करा रहे हो तो फिर वो सीधे जाएगा। लेकिन अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आप या कोई एंगल पर अगर आप प्रोजेक्ट करा रहे हो तो फिर उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर आप या नेगेटिव चार्ज को अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हो तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराओगे तो पाथ उसके स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन पे ना मूव करा करके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना मूव करा करके, अगर आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एक एंगल पर प्रोजेक्ट करा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी एक एंगल पर एंटर करता है, परपेंडिकुलर एंटर करता है तो फिर उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस्ड ई एंड बी। आपने एक चीज जो पढ़ी अभी कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स अप्लाई करती है कितना, Q इंटू ई। फिर दूसरी चीज जो पढ़ी आपने कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है कितना, QVB साइन थीटा। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो QV क्रॉस B। ये आपने दोनों चीज पढ़ी हुई है। ठीक है। तो हम एक टर्म को यहां पर डिफाइन करते हैं, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? लॉरेंज फोर्स क्या आपका, सपोज एक कोई ऐसा सीन है, एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। जैसे सपोज ये प्लेट्स है आपकी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और आपका डॉट, डॉट का मतलब आउटवर्ड जो है, सपोज एक ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है। तो अगर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो फिर ये दोनों की दोनों फील्ड जो है आपका वो चार्ज पर फोर्स लगाएंगी। ठीक है। तो इफ बोथ E and B exist in a region, if both E and B exist in a region, then the total force अगर आपका एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, एक चार्ज पार्टिकल उस रीजन में, उस एरिया में जो है मूव कर रहा है। ठीक है। सपोज आपका एक चार्ज पार्टिकल है Q, वो इधर मूव करता है, वो इधर मूव करता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पर फोर्स लगाएगी कितना, F इक्वल Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी कितना, F इक्वल QVB साइन थीटा। ठीक है। तो ये जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है इस चार्ज पार्टिकल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो लगाया और मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया, दैट टोटल फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। F इक्वल FE, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया, प्लस FB, जो मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया। कितना हो जाएगा आपका टोटल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएगी, Q इंटू ई, प्लस मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाएगी, Q इंटू V क्रॉस P। तो आप लिख सकते हो F इक्वल Q, कॉमन ले लो आप Q दोनों से, प्लस V क्रॉस P। This is called the expression for Lorentz force.
यानी लॉरेंज फोर्स आप अगर कहो तो है क्या लॉरेंज फोर्स, इफ अ चार्ज पार्टिकल इन बोथ combined electric and magnetic field, if a charged particle move in combined electric and magnetic field, it experience a force, a force due to both electric and magnetic field. This total force is called the Lorentz force. अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो डिफिनेशन, when a charged particle moves in a combined electric and magnetic field, it experience a force. दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। और असल में है क्या लॉरेंज फोर्स, ये कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है और जो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया है, ये दोनों का वेक्टर सम है। तो कितना होगा टोटल लॉरेंज फोर्स, एफ इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स अप्लाई किया प्लस मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स अप्लाई किया, यानी क्यू इंटू ई प्लस ये कितना क्यू इंटू वी क्रॉस बी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फोर्स लगाती है और मैग्नेटिक फील्ड इतना फोर्स लगाती है, दोनों का आप टोटल कर दोगे तो आपको जो निकल के आए क्या हो गया आपका Lorentz force. The total force on the charge when it moves in a combined electric and magnetic field is called Lorentz force. कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और पार्टिकल आपका मूव कर रहा है तो जो टोटल फोर्स वर्क करता है दैट टोटल फोर्स इज कॉल्ड द Lorentz फोर्स। और इसका एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, एफ इक्वल क्यू, आपने ऐसे कॉमन निकाल लिया तो ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, अब ये आपका वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब क्या है, और क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो लॉरेंज फोर्स के अंडर में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स जो लग रहे हैं आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर जो फोर्स लगा रही हैं, इस टोटल फोर्स की वजह से क्या मोशन क्या होगा इसका, क्या इस पर इफेक्ट आएगा, क्या हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड यानी कि जेड डायरेक्शन में, और पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, एक्स डायरेक्शन में। इधर वेलोसिटी है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्स है, ये वाई है, और बाहर की तरफ यानी ये जेड है, जेड में क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों ही चीज़ें वेक्टर हैं, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें आपका, तो वेलोसिटी कितनी होगी बेसिकली आपका v, और इस डायरेक्शन में नहीं एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन के लिए पता है आपको क्या लगाते हो डायरेक्शन शो करने के लिए, आई कैप। ई किधर है, वाई डायरेक्शन में, यानी कि क्या होगा आपका बेसिकली ई इंटू वाई डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, जे कैप, एंड बी क्या होगा आपका बी इंटू के कैप। ठीक है, अब हम डायरेक्शंस की बात करें, जो फोर्सेज लगेंगे उनकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर कहाँ फोर्स लगाती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी किधर लगेगा, इधर। एफ ई कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, एफ ई कहाँ ले जा रहा होगा इसको, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड किधर ले जाएगी, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कहाँ लगा रही है इस पे, ऊपर की तरफ। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स लगाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स लगाती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगता है उस पर। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी इस चार्ज पर, वो समझते हैं हम। तो आप देखो वही राइट हैंड रूल फिर से यूज करोगे, वेलोसिटी किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर, यानी वेलोसिटी है आपका एक्स डायरेक्शन में एंड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जेड डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर वर्क करेगा वो समझो आप, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, यानी कि आपको फिंगर्स को क्या करना है, इधर से बाहर की तरफ रोटेट कराना है, तो इधर से बाहर की तरफ ऐसे रोटेट कराओगे आप इस तरीके से, है ना, इधर से बाहर की तरफ, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो इस तरीके से कराओगे। तो थंब कहाँ है आपका, डाउनवर्ड, यानी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाएगी, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फोर्स लगाएगी, डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगर आप समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स कहाँ लगा रही है, अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स कहाँ लगा रही है, डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो आप इसी चीज को हम थोड़ा मैथमेटिकली भी लिख लें। आपको पता है टोटल फोर्स कितना वर्क कर रहा होगा, क्यू ई कैप, सॉरी क्यू ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से,
और प्लस क्यू वी, ऐसे लिख लो आप, क्रॉस बी। टोटल इतना फोर्स वर्क कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू वी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो आप अगर इसको ऐसे लिख दो, इसको आप लिख सकते हो क्या, ई इंटू जे कैप, कॉमन ले लो आप क्यू यहाँ से, प्लस और ये v क्रॉस बी, तो v को क्या लिख सकते हो आप, v इंटू आई कैप, और इंटू b को क्या लिख सकते हो आप, b इंटू के कैप। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, q e j कैप। अब अगर आपको पता हो ये टर्म होता है आपका तो वेक्टर का कि i क्रॉस k होता है आपका माइनस j, तो ये क्या हो जाएगा माइनस j, तो क्या हो जाएगा वी बी और आपका जे आपने जो माइनस है उसको हमने आगे लगा दिया। ठीक है, तो टोटल फोर्स एक्चुअली में कितना हो जाएगा, क्यू ई माइनस वी बी इंटू जे का। ये होगा एक्सप्रेशन आपका किसका, टोटल फोर्स का। फिर समझो आप, एक क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, सपोज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, और पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप लगा दिया हमने, तीनों वेक्टर है, वाई डायरेक्शन में तो जे कैप लगा दिया, और जेड डायरेक्शन में तो के कैप लगा दिया। टोटल फोर्स कितना वर्क करेगा, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स अभी हमने पढ़ा क्या होता है कि जब आपका एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर जितना फोर्स वर्क करता है उस फोर्स को बोलते हैं हम लॉरेंज फोर्स। कितना लगेगा लॉरेंज फोर्स, क्यू इंटू ई जो लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी क्रॉस बी जो लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपका, ई इंटू जे कैप, ई वैक्टर की जगह आप सकते हो इंटू जे कैप, ई क्या इसका मैग्नीट्यूड और जे कैप डायरेक्शन, प्लस क्यू हमने कॉमन निकाल रखा है तो वी वैक्टर आई कैप में है और इंटू बी के कैप में। तो आई क्रॉस के ये माइनस जे होता है तो माइनस जे, तो टोटल फोर्स कितना आ गया, ई माइनस वी बी इंटू जे। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल, और क्या हमें समझ में आएगा, यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है, ये वेलोसिटी सिलेक्टर लिखा हुआ है, इस वर्ड का क्या मतलब है। इस वर्ड का मतलब क्या है कि अगर आप देखो यहाँ से डायरेक्शन में समझ में आ रही है, एफ ऊपर है और एफ एम नीचे है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो नीचे। तो दोनों फोर्सेस आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आपका हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट बनाए कि ये दोनों फोर्सेस जो है बराबर हो जाएं, ये दोनों फोर्सेस जो है वो बराबर हो जाएं, तो जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब ये दोनों फोर्स बराबर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, फिर इस पार्टिकल पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा और जो है ये सीधे निकल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कब हो सकता है, अगर मान लो फोर्स जीरो है, टोटल फोर्स अगर आपको जीरो करना है तो इसको जीरो कर दोगे आप, क्यू अपॉन में आ जाएगा। तो ऐसे ले सकते हो आप, क्यू ई माइनस क्यू वी बी, ये टोटल फोर्स, इसको किसके इक्वल कर दिया आपने, जीरो के, तो क्यू इक्वल क्यू वी बी, क्यू कैंसिल, सो वी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ई बाई बी, ई बाई बी। यानी कि अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो, ई बाई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल हो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डिवाइड करा करके जो भी वैल्यू आ रही है, अगर आप उतनी वेलोसिटी से चार्ज को एंटर कराओ तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा जो टोटल फोर्स इस पर जीरो होगा, है ना, टोटल फोर्स आपका जीरो है, क्योंकि इस केस में आपका क्या है, हमने क्या कर दिया है, इसको इक्वल जीरो कर दिया है, यानी कुल मिलाकर के हमने किया क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई कर रही थी और जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई कर रही थी दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है। तो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, तो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। चलो हम टोटल फोर्स को अगर जीरो कर दें, यानी ऐसा कब हो सकता है, उसका अगर आप टर्म निकालो तो आपका क्या जाएगा, v इक्वल ई बाई बी। वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया और मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया वो जो है आपके जीरो हो गए। सो v इक्वल ई बाई बी। तो यानी कि अगर v वेलोसिटी से एंटर करता है ये, अगर
v वेलोसिटी से एंटर करता है तो फिर क्या होगा, ये जो है कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं करेगा और जो है आपका ये सीधा निकल जाएगा। v वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, E/b के इक्वल। अगर आपका Fe जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो फोर्सेस हैं, एम लिख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अगर सेम है तो फिर क्या होगा, आपका ये जो पार्टिकल है वो सीधे निकल जाएगा। बस कंडीशन जो आपका वही सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्यू वी इक्वल शुड बी क्यू वी बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना फोर्स लगाया है और मैग्नेटिक फील्ड ने जितना फोर्स लगाया है, दोनों फोर्सेस जो है आपके वो सेम होनी चाहिए। और वो कब सेम होंगे, जब वेलोसिटी कितनी होगी, E/b के इक्वल। ठीक है। और आपको अगर और भी केस समझने हो कि अगर आपका इस v वेलोसिटी से तेज वेलोसिटी से एंटर करेगा तो क्या होगा, तो आप सोचो v वेलोसिटी से जब तेज वेलोसिटी से एंटर करेगा तो आपका F इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करती है वो होता है Q/E, और जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है वो होता है QVB। यानी कि अगर v बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, तो अगर v बढ़ा दो आप तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, यानी कि आपका ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा जो नीचे की तरफ है। तो फिर पार्टिकल कहाँ जाएगा, जब ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो फिर पार्टिकल नीचे आएगा और इस वाली प्लेट को हिट करेगा। सपोज आपका ये एक्स प्लेट है, इस प्लेट को आकर के हिट करेगा ऐसे, अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से अगर एंटर करता है। और अगर इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से एंटर करता है तो फिर आपको पता है कि v कम हो जाएगा, यानी कि फिर E ज़्यादा हो जाएगा। भाई जब आपका मैग्नेटिक फोर्स जो कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया था वो वाला ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर अभी दोनों इक्वल है, जब ये वाला कम हो गया तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया, और जब ये ज़्यादा हो गया तो फिर आपका इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, तब भी जो पार्टिकल है आपको जो है वो वाई को हिट करेगा, वाई प्लेट को जो है हिट करेगा। ठीक है। तो यूज इसका कहाँ पर होता है, आपका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह में, मास स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह में क्या होता है, आपका बहुत सारे आयंस की एक बीम होती है कि एक पूरा ग्रुप है आयंस का, और आपको उसमें से एक फिक्स वेलोसिटी के ही आयंस चाहिए जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, केवल वही चाहिए। तो जिस वेलोसिटी की चाहिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को उस तरीके से सेट कर दिया जाता है कि उनका जो रेशियो आपका निकले, डिवाइड करा करके जो निकले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, वो उस वेलोसिटी के इक्वल हो जितनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद उस पूरी की पूरी बीम को सेंटर करा दिया, जब पूरी की पूरी बीम को सेंटर करा दिया तो जिसकी वेलोसिटी E/b के इक्वल है, जो हमें चाहिए थी, वो सीधे निकल जाएंगे। ठीक है। और जितनी वेलोसिटी इससे कम या ज़्यादा थी, आपका अगर ज़्यादा है तो आपको पता है इधर आ जाएंगे, कम है तो उधर निकल जाएंगे, यानी कि आपको एक फिक्स वेलोसिटी की जो बीम जो है आपको मिल जाएगी। इसलिए आपको एक फिक्स वेलोसिटी को सेलेक्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है। ठीक है, एनफ फॉर टुडे।